बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हुए खुली चुनौती दे दी है। पीके का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं बिहार में राजनीतिक गर्माहट बढ़ती जा रही है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जहां अपने चुनावी कैंपेन में प्रशांत किशोर राजद से लेकर के जेडीयू और फिर बीजेपी तक सभी पर जम करके हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार की सेहत और फिर बढ़ती उम्र को लेकर के निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार की स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए खुली चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। दोस्तों बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव की कमान संभाल ली है। जब 29-30 मई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। अब उनके 5वें दौरे की तारीख भी तय कर दी गई है। जून महीने में पीएम मोदी यानी कि इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, बिहार पहुंचेंगे। चुनावी साल में पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा 20 जून को होने वाला है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सीवान में बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं की सौगात भी बिहार को देंगे। जी हां, पीएम मोदी के 20 जून को उनका बिहार दौरा सीवान में होने वाला है, यह तय हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज होने वाली है। दोस्तों बकरीद से पहले चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी का मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। 7 जून को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं पर इस त्यौहार से पहले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इस बकरीद पर उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जो प्रतिबंधित नहीं है। जब डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने ईद उल अजहा पर कहा कि सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ये बकरे की ईद नहीं है, इसका नाम ईद उल अजहा है। ये त्यौहार समर्पण, आज्ञाकारिता, त्याग और फिर बलिदान का पर्व है। भारत एक सेक्युलर देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हमें सभी का सम्मान करना है, जन नियम के तहत त्यौहार मनाएं। उन्होंने आगे कहा है कि भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वे उनकी जानवरों की कुर्बानी करें जिसकी इजाज़त दी गई है। जब प्रशासन ने जो नियम तय किए हैं उस पर अमल करना होगा। हर जगह जानवर को नहीं काटा जा सकता, निश्चित की गई जगहों पर जाकर के कुर्बानी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तमाम मुसलमानों से ये भी कहना चाहूँगा कि जानवर की कुर्बानी के समय उसकी फोटो और वीडियो ना बनाएं, क्योंकि कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। जब वीडियो वायरल होगा तो हो सकता है कि किसी का दिल दुख जाए, और किसी का दिल दुखता है तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं होती है। दोस्तों बिहार में चमकी बुखार का एक बार फिर से प्रकोप देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दूं कि बिहार में मौसम बदलते ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES यानी कि चमकी बुखार का साया एक बार फिर से गहराने लगा है। अब तक बिहार में 28 बच्चों में AES की पुष्टि हो चुकी है, चमकी बुखार की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 23 केस मुजफ्फरपुर जिले में हैं। बाकी मामले गोपालगंज, सीतामढ़ी और फिर शिवहर से आए हैं। आपको बता दूं कि बच्चों में डायरिया, पीलिया और खांसी जुकाम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। शिवहर की 3 साल की विभा कुमारी और फिर सीतामढ़ी की संजना कुमारी ने AES के लक्षण मिलने के बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में और फिर स्थिति बिगड़ने पर SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चों को पीकू वार्ड में भर्ती करके इलाज किया गया और अब वे खतरे से बाहर हैं। दोस्तों पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है। उनके मुताबिक बिहार कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है, जो उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो भी फैसला लेगी मैं उसके साथ चलूंगा। अगर हमें बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाना है तो कांग्रेस को अकेले ही आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी EBC, OBC, SC, ST, संविधान और फिर गरीबों की बात कर रहे हैं। लोग उनकी तरफ उम्मीद भी भरी नजरों से देख रहे हैं।
रहे हैं। बिना नाम लिए लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला किया है। जब पप्पू यादव ने बिना नाम लिए लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि 40 साल से ये लोग सिर्फ राजनीति करते आ रहे हैं, अब नया रास्ता अपनाना चाहिए और कांग्रेस को बिहार में अकेले राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़े शब्दों में 2 पन्नों का पत्र लिखकर के मुजफ्फरपुर के कुरनी क्षेत्र में 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुई घटना को लेकर के सरकार की नाकामी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पत्र में उन्होंने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था को निशाना बनाया, जब बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार विफलताओं को भी मानवता के खिलाफ अन्याय बताया है। चिराग पासवान ने पत्र में कड़े शब्दों में लिखा है कि यह घटना बिहार की सामाजिक संवेदना और फिर प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने बताया है कि पीड़िता ने 6 दिनों तक जीवन के लिए दर्दनाक लड़ाई लड़ी, लेकिन इलाज की बड़ी लापरवाही के कारण 1 जून को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि PMCH में जान गंवा दिया। जब बच्ची को 6 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन और फिर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसे वक्त पर ठीक से इलाज नहीं मिल सका। चिराग पासवान ने लिखा कि जिन दरिंदों ने उस मासूम के साथ जघन्य अपराध किया है, वे जितना अपराधी है उससे ही दोषी हुए डॉक्टर और स्टाफ भी है, जिन लोगों ने इलाज में जानबूझ करके देरी की है। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध है। वहीं पर चिराग पासवान ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर अगर सरकार शांत रहती है तो ये शांति खुद के लिए सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने ये भी बोला है कि ये सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं बल्कि राज्य के संवैधानिक जिम्मेदारियों की विफलताओं का आईना है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में नई बड़ी बहस छिड़ गई है। विपक्ष भी सरकार को घेरने में लग गई है और चिराग पासवान के इस पत्र को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि नीतीश सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बहुत बड़ा सर्वे आया है। सर्वे में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि महिलाओं का भरोसा अब भी नीतीश कुमार पर बरकरार है। लगभग 60% महिलाएं एनडीए को वोट देने की बात कह रही है। वहीं पर 45% से अधिक महिलाएं मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें अपनी पहली पसंद बताया है। इसका प्रमुख कारण नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना जैसी महिला केंद्रित योजना हो सकती है, जहाँ पर महिलाओं का रुझान एनडीए की ओर है। वहीं पर पुरुष वर्ग में 45.8% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। जब तेजस्वी यादव की लोकप्रियता विशेष करके 18 से 29 वर्ष के युवाओं में अधिक है। जब ये वर्ग नौकरियों, एजुकेशन और फिर युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देता है, जिनका प्रचार आरजेडी और महागठबंधन द्वारा लगातार किया गया है। ये दिलचस्प स्थिति दिखाती है कि युवा जो सरकार के तौर पर एनडीए को उपयुक्त मानते हैं, फिर भी नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव को प्राथमिकता देते हैं। सर्वे में 44.6% युवाओं ने एनडीए को वोट देने की बात कही है, जबकि 39.5% महागठबंधन के पक्ष में दिखे। वहीं पर जहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर दिखती है, वहीं पर जनसुराज को मात्र 0.76% युवाओं का समर्थन मिला है। यह स्पष्ट करता है कि नवीन राजनीतिक विकल्प अभी लोगों में विश्वास नहीं जगा सके। यह युवाओं का झुकाव अभी भी उन चेहरों की ओर है जो मीडिया और जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार की छवि महिलाओं में एक भरोसेमंद नेता की रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम की गई है। इस घटना से पूरे बिहार में बवाल मच गया है और खास करके बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है, जबकि सरकार का दावा है कि वह सख्त कार्रवाई कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया है कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे के घर पर बुलडोजर चलेगा, साथ ही साथ अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव अपने मंत्री को हत्या के मामले में बचाते रहे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मंत्री या फिर नेता अपराध में शामिल है तो फिर उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मेरा बेटा क्रिमिनल है तो उसका भी इनकाउंटर कर दो। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने मंत्री इजराइल मंसूरी को हत्या के मामले में बचाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांटी में हुई इस हत्या में राजद के मंत्री का नाम आया था, लेकिन प्राथमिकी में उनका नाम नहीं लिया गया। ये राजनीति है भैया, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। कौन कब किसके साथ छोड़ के चले जाए और किसके साथ चला जाए कोई नहीं जानता।
परत पर परत चढ़े हुए हैं। राजनीति की गर्ह माना जाने वाला बिहार अब यहाँ पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे हवा देने का काम किया है AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। जब बीजेपी के झटका देते हुए महागठबंधन में जाने का फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए महागठबंधन को कुछ शर्तों को मानना होगा। भाजपा की बी टीम के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में RJD और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की इच्छा जताई है। AIMIM की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के माने तो उन्होंने इस प्रस्ताव के साथ RJD के तेजस्वी यादव से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। हालांकि एक बड़े गठबंधन की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का इरादा वास्तव में NDA से कड़ी टक्कर लेने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बनना है, या फिर ये भाजपा की बी टीम के आरोपों को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी गंभीरता रहित एक आकस्मिक कदम है। वहीं पर AIMIM की बिहार इकाई ने हाल ही में राजद और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क किया है, ताकि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं को ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा के बारे में संदेह से भेजा जा सके। हालांकि अभी तक निर्णयकर्ता की ओर से कोई भी प्राथमिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अख्तरुल ईमान ने ढूंढता से कहा है कि अगर AIMIM का महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं होता है तो फिर पार्टी को आगामी चुनाव में राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जैसा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा है। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ये संदेश भी देने की कोशिश करूंगा कि अगर कल राजद को चुनावी नुकसान होता है तो फिर वे हमें दोष ना दें। जब उनकी टिप्पणी से ये प्रस्ताव पूर्वी राज्य के मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देने की एक राजनीतिक रणनीति की तरह प्रतीत होता है कि AIMIM गठबंधन चाहती थी, लेकिन इसे दूर कर दिया गया। वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, अब ये नहीं चलने वाला है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और फिर एक बार फिर से पटना की सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में कई बड़े आंदोलन हुए हैं जिनकी आग में राज्य से लेकर के देश के राजनीति को हिला दिया। अब एक बार फिर से डोमिसाइल नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर के छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। यह बिहार की राजधानी पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के हजारों छात्रों ने भारी बवाल किया और अपने मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जब पटना कॉलेज में ये मार्च निकाला गया और अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान के JP गोलम्बर पहुंचा, जहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके इन्हें रोक दिया गया। छात्रों के हाथों में बैनर पोस्टर था। ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया। जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों और फिर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए। बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दोस्तों, बिहार वासियों को चुनावी साल में कई खास तोहफे दिए जा रहे हैं। बिहार में विकास को नई गति मिले, इसे लेकर के सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में खबर बिहार से है कि बिहार में बनने वाले एयरपोर्टों को लेकर के सामने आई है। दरअसल बिहार के भागलपुर जिले में दो एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के साथ साथ जिले के किसानों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। खबर के माने तो इसे लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के माने तो बक्सर से भागलपुर और फिर हल्दिया से अजगैबीनाथ धाम तक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य गति पर है। इसके पूरा होने पर पटना और फिर कोलकाता तक की यात्रा सिर्फ 5 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा जिले में रेलवे कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं पर भागलपुर में बनने वाले दो एयरपोर्ट को लेकर के कहा गया है कि पुराने वाले हवाई अड्डे से छोटे विमानों की उड़ान होगी, तो फिर वहीं पर नया वाला हवाई अड्डा कृषि उत्पादों जैसे कि केला, मक्का, आम, धान और फिर सब्जियों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस तरह से सरकार की ये योजना भागलपुर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे यात्रियों को तो सहूलियत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में किसानों को भी बड़ी मदद मिलने की बात कही गई है। किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर गर्मी की छुट्टी होते ही सरकारी स्कूलों को अनाज का गोदाम बना दिया गया। जब पैक्स अध्यक्ष की इस मनमानी को देख करके गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है। दरअसल मोतिहारी में सरकारी स्कूल बंद होते ही वहां के पैक्स अध्यक्ष स्कूल को गोदाम में तब्दील कर दिया गया। जब सुगोली प्रखंड के उत्तरी सूर्य वीरपुर में
उच्च माध्यमिक विद्यालय में पैक्स अध्यक्ष ब्रिज किशोर सिंह के द्वारा मक्के की खरीदारी पर स्कूल को ही बिना परमिशन के मक्के का गोदाम बना दिया गया। बताया जा रहा है कि पैक्स अध्यक्ष ब्रिज किशोर सिंह ने बड़े पैमाने पर मक्के की खरीदारी की है और अपनी धाक दिखाने के लिए सरकारी स्कूल को ही गोदाम बना दिया गया। फिलहाल सरकारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी है, स्कूल में पठन पाठन फिलहाल स्थगित है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा के मंदिर को गोदाम बनाया गया है, यह भी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षा के मंदिर को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसने इजाज़त दी है और किसके आदेश पर मक्का का भंडारण स्कूल परिसर में किया गया। दोस्तों, अब बिहारी तरकारी का जलवा विदेशों में भी मचेगा। जी धमाल मचाएगा। आपको बता दूं कि बिहारी सब्जी अब विदेश जा रही है। पटना से 1500 किलोग्राम सब्जियों की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। यह कटहल, करेला, फूलगोभी, लौकी सहित इसमें 10 प्रकार की सब्जियां शामिल है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान से हरी झंडी दिखाकर के इसकी शुरुआत की है। बिहार में निर्यात सुविधा न होने के कारण सब्जियां सड़क मार्ग से वाराणसी एयरपोर्ट ले जाई गई, जहाँ से वे दुबई भेजी जाएगी। यह बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन ने इस शिपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया है कि अगली खेप सिंगापुर के लिए तैयार की जा रही है, जिसमें बोरो, केला और फिर बैगन शामिल होंगे। यह बिहार की सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का मंत्र हर थाली में बिहारी तरकारी है। दोस्तों, बिहार में 3 बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बिक रही है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में नकली दवाओं के धंधे ने गंभीर रूप ले लिया है। मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में एंटीबायोटिक से लेकर के बुखार की दवाइयों तक की नकली खेप बाजार में पहुंच रही है। औषधि नियंत्रण विभाग ने इस काले कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी दवा कंपनियों पर केस दर्ज किया है। हाल ही में एक बड़ी कंपनी के नाम पर एनीमिया की नकली दवा पकड़ी गई, जिस मामले में जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सहायक औषधि नियंत्रक उदय वल्लभ ने बताया है कि बिहार, हिमाचल और फिर महाराष्ट्र की 3 बड़ी कंपनियों के खिलाफ औषधि विभाग ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़ी गई नकली दवाओं के सैंपल को कोलकाता लैब में जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इन कंपनियों से लिखित जवाब मांगा जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ जहां से नकली दवा वितरित की गई है, उस दवा दुकान पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब बीमार लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब बीमार लोग ठीक होने के लिए दवा खाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर नकली दवा खा लेंगे तो बीमार और भी बीमार हो जाएंगे। जी हाँ, ये बिहार में ही ये संभव है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के करीब 1 हफ्ते बाद यानी कि आज 6 जून को बिहार पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में घुस करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में सेधमानी करने की कोशिश करेंगे। यह राहुल गांधी पहले गया और फिर राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी सबसे पहले गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वे दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। गया के बाद राहुल गांधी राजगीर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वे अति पिछड़ा संवाद को संबोधित करेंगे। यह भाजपा ने राहुल गांधी के इस दौरे के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस बार लोगों से संवाद के लिए सीएम नीतीश कुमार का घर कहे जाने वाले नालंदा जिले को ही क्यों चुना। राहुल गांधी 6 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। नालंदा हो या फिर गया, कांग्रेस के लिए ये इलाका हमेशा निराशजनक ही रहा है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का चुनाव करके राहुल गांधी अति पिछड़ा को एक संदेश देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले यहाँ पर कांग्रेस भाजपा को भी जवाब देने में लगी है। दोस्तों, बिहार में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 12.55% और कुल हरित क्षेत्र 15.05% है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 2028 तक हरित आवरण को 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। वहीं पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम का विषय बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले खतरे पर आगाह करते हुए लोगों से इसे अपने जीवन से दूर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने हरियाली मिशन और फिर वानिकी किसान योजना की सफलता पर भी प्रकाश डाला है, जो बिहार के पर्यावरण संरक्षण में सहायक साबित हो रही है। दोस्तों,
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के जम करके निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर भी सवाल उठाए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के अब बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की बिहार दौरे को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पप्पू है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी राजा टाइप आदमी है, वे एसी में रहने वाले नेता है, तो फिर इस भीषण गर्मी में एयर कंडीशन से बाहर आकर के खुद को क्यों परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी खाते खाते हिंदुस्तान का हो और गाते चीन पाकिस्तान का हो। राहुल गांधी के पिता की उम्र सामान के हैं, जब पीएम मोदी उनसे ये तुम ताम करते हैं। राहुल गांधी ने बदतमीज की तरह जिस गिरते हुए संस्कार का परिचय दिया है, कभी ये देश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। जब उनको पाकिस्तान भेजो और जहां वो खुद जाकर के इंची टेप से नाप करके देख लें कि कितना नुकसान हुआ है, वहां उनको 10 दिन रहने के लिए बोल दो। राहुल गांधी आम नागरिकों से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई चपरासी से मिलता है। जब उन्होंने राहुल गांधी के आम कार्यकर्ता से मिलने के तरीके पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे अपने नेताओं से इस तरह से मिलते हैं जैसे कोई किसी चपरासे से मिलते हैं। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि राहुल गांधी गाली गलौज की राजनीति में यकीन रखते हैं। अगर वे इस स्तर पर आ ही गए हैं तो मैं भी बता दूं कि मेरे पास गालियों की पूरी डिक्शनरी है। अगर पार्टी कहे तो फिर मैं राहुल गांधी को 50 गालियां दे सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें राहुल गांधी कहकर के इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि वे मुझसे उम्र में छोटे हैं, या वैसे भी वे बचपन से लेकर के अब 55 साल की उम्र तक युवा ही बने हुए हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की उम्र के प्रधानमंत्री को तुम कहता है तो उसका पतन निश्चित है। दोस्तों, अगर आप भी बैंक में पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि बैंक में पैसा सुरक्षित है, तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये खबर आई है। खबर हालांकि बिहार की नहीं है बल्कि बिहार के बाहर की है, हिंदुस्तान की ही है, लेकिन इस खबर को सुनकर के आप अंदर से हिल जाएंगे। जिस बैंक में आप पैसे रख करके ये सोचते होंगे कि ये पैसा सुरक्षित है, उसी बैंक के रखवाले ही आपके पैसे को डगारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में ठगी के एक से एक मामले सामने आ रहे हैं। ठगी की वारदात को नए नए तरीके से दिया जा रहा है। वैसे तो अपराधी तत्व साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जब बैंक का मैनेजर ही ग्राहकों के अकाउंट से पैसे चुराना शुरू कर दे तो फिर लोग अपना पैसा कहां रखें, बड़ा सवाल है। ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया है, जहां पर एक निजी बैंक के मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से 4 करोड़ से अधिक की ठगी कर ली। ये ठगी 2 साल तक चलती रही, लेकिन बैंक के किसी सिस्टम को खबर तक नहीं लगी। जहाँ कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक निजी बैंक की मैनेजर को 4 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में निजी बैंक की एक मैनेजर ने श्रीराम नगर शाखा के ग्राहकों के खाते से 4 करोड़ 60 लाख रुपए की चोरी की थी। बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया। उसने ये पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था, लेकिन वहाँ अधिकांश पैसा डूब गया। ठगी की इस वारदात का बैंक को उसके ट्रांसफर होने के बाद पता चला, जब एक ग्राहक अपने एफडी की जानकारी करने आया। जहां इस पर बैंक ने फरवरी 2025 में उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला बैंक मैनेजर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल है कि लोग अपने पैसे की हिफाजत के लिए बैंक में जमा करते हैं और बैंक के रखवाले ही अगर पैसे निकाल ले अकाउंट से, तो फिर अब किस पर विश्वास किया जाए। दोस्तों, बिहार का पहला मॉडर्न मुक्ति धाम यानी कि शमशान घाट राजधानी पटना के बांस घाट में बनकर के तैयार हो रहा है। यह शमशान घाट तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और पहले की तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। पहले जहां पर यह घाट 1.24 एकड़ में फैला था, अब इसका विस्तार करके इसे 4.5 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना पर कुल लागत करीब 89 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। जुलाई माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। जब बुडको के प्रबंधक निदेशक अनिमेश कुमार परासर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस मॉडर्न शमशान घाट में कई आधुनिक व्यवस्थाएं की जा रही है। शवदाह के लिए आने वाले लोगों और फिर परिजनों को आराम और सुविधा देने के लिए कैंटीन और वेटिंग हॉल समेत तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ मिलेगी। वहीं पर शवदाह के बाद परिजन नदी किनारे जाने के बजाय स्वच्छ और फिर सुरक्षित स्थान पर स्नान कर सके। परिजनों की गोपनीयता और फिर आराम के लिए अलग अलग कमरे उपलब्ध होंगे। 5 शवदाह प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 बिजली चलित होंगे और 3 पर पारंपरिक लकड़ी से दाह संस्कार की सुविधा रहेगी। साफ सफाई और फिर रख रखाव की भी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। पर्यावरण और गंगा की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दोस्तों, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर जमकर के निशाना साधा है। दरअसल बात यह है कि चिराग के दिल में तेजस्वी यादव की ये बातें चुभेगी जो तेजस्वी यादव ने कही है। कौन सी बातें हैं हम आपको बताएंगे अभी। दरअसल बात है कि पीएमसीएच में जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सरकार के विभाग पर, मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तेजस्वी यादव अमंगल बताए हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न के उत्तर में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पद का लोभी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग एनडीए और सरकार में हैं, इसके बावजूद भी इन्हें सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है। इससे बेहतर है कि सरकार से बाहर हो जाएं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि गिरगिट जैसे रंग बदलने और घड़ियाली आंसू बहाने वाले पार्टी का विघटन और फिर परिवार में फूट कराने वालों को भूल गए, जब अपने पिता के अपमान को भूल गए। चिराग जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पत्र का उत्तर नहीं देने वाले, ये कहना है तेजस्वी यादव का चिराग पासवान पर। जहां 50 से अधिक नदियां संकट में हैं और इनमें से 32 बड़ी नदियां सूख चुकी है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के हर इलाके में नदियों की स्थिति बिगड़ी है, जिससे लगभग 22 जिलों में स्थिति खराब हुई है। जहां नालंदा जिले की स्थिति सबसे खराब है, आधा दर्जन से अधिक नदियां सूख गई है। इनमें मुहाने, लोकाइन और फिर धोबा नदियां शामिल है, जो 5 साल पहले भी सूखी हुई थी। पटना की 2 नदियों में भी पानी नहीं है और कई अन्य नदियों में पानी की कमी है। नदियों के सूखने के कई कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, बारिश में कमी, नदियों में गाद की बढ़ती मात्रा और भूजल स्तर का तेजी से गिरना शामिल है। जल विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा ने कहा कि भूजल का अत्यधिक दोहन इसका एक बड़ा कारण है और हमें रिचार्ज करने की योजना पर काम करने की आवश्यकता है। जब बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गाद प्रबंधन आवश्यक है और उन्होंने केंद्र सरकार को से गाद प्रबंधन को लेकर के राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। जब बिहार की ज्यादातर नदियों का पानी प्रदूषित है और गंगा सहित कई नदियों में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक है। दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीतिक विरोध भूल करके विदेश में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस जंग को पीएम नरेंद्र मोदी का सरेंडर बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को ही भारत लौटे हैं और उन्होंने स्वदेश लौटते ही राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी को कैसे समझाना है, उनके बयान पर कैसे रिएक्ट करना है, ये तो कांग्रेस के नेता सोचे। जहाँ तक उनका सवाल है तो वे 21 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन में पहलगाम हमले और फिर सीज फायर पर सवाल जरूर पूछेंगे। जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि उधर से ट्रंप ने फ़ोन किया और इशारा किया, मोदी जी ने क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। चूँकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट पाकिस्तान के नैरेटिव को शूट करता है, इसलिए पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल से राहुल गांधी के बयान को हेडलाइन बनाया गया है और इस पर डिबेट की है। पाकिस्तान के ज़्यादातर टीवी चैनल राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बहाने से भारत को और फिर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा को अब इंडिया गठबंधन के नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि राजनीति में शब्दों को सोच समझ करके चुनना चाहिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष मिल करके लड़ रहा है, लेकिन ये वक्त पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण बिहार के खेतों तक अब गंगा जल पहुंचाया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। जब बिहार में जल स्रोत तेजी से खत्म हो रहा है, सबसे खराब हालात नालंदा जिले की है। दक्षिण बिहार में पेयजल के रूप में गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। जब अब सरकार ने फैसला किया है कि दक्षिण बिहार के खेतों तक भी गंगा जल पहुंचाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से दक्षिण बिहार के किसानों की सिंचाई समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने कहा कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब गंगा नदी के अधिशेष जल से सिंचाई की जाएगी। बिहार में अभी गंगा जल से नालंदा, गया और फिर नवादा जिलों में रहने वाले लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब इन इलाकों में इस जल का उपयोग खेती की सिंचाई के लिए भी किया जाएगा। दोस्तों, पटना में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बुधवार को सामने आए 4 नए मामले के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 10 लोग संक्रमित से उबर चुके हैं, जबकि बचे हुए 24 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और फिर डॉक्टर की निगरानी में उपचार करा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि संक्रमित मरीजों में अधिकांश को बुखार, खांसी और सर्दी जैसे सामान्य लक्षण हैं। किसी भी मरीज की हालात गंभीर नहीं है और अब तक किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सतर्क रहें। यानी कि एक बार फिर से कहा जाए तो कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे बिहार में पांव पसार रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी टिकट को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही लगभग 5 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक सर्जरी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सभी 243 विधानसभा सीटों पर सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों का मूल्यांकन किया गया है। प्रदर्शन कमजोर होने पर टिकट कटना तय है, चाहे नेता कितना ही वरिष्ठ क्यों न हो। जब प्रधानमंत्री मोदी का 40 दिनों में 2 बार बिहार आना इस बात का संकेत है कि भाजपा बिहार को 2025 में प्राथमिक चुनावी युद्ध भूमि मान चुकी है। जब पीएम के दौरे केवल चुनाव प्रचार नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने और फिर कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए हो रहे हैं। इन दौरे में पीएम मोदी ने सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उन्होंने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करके स्थानीय समीकरण साधे हैं। जब बीजेपी ने इस बार चुनावी योजनाओं को माइक्रो लेवल पर फोकस किया है कि प्रत्येक विधानसभा सीट पर SWOT विश्लेषण हो चुका है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की तारीफ की है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बच्चों की चिंता क्या होती है, ये आपको लालू जी से सीखना चाहिए। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू जी के लड़के ने 9वीं क्लास पास नहीं की, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है कि वे चाहते हैं कि वे बिहार का राजा बने। हमने ये बात कही तो फिर कुछ लोगों को लगा कि हम लालू जी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव की तारीफ नहीं की बल्कि उन पर बेटे तेजस्वी यादव को लेकर के कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़के ने 9वीं पास नहीं की लेकिन चाहते कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। जब आप अपनी हालात देखिए, आपके बच्चे ने मैट्रिक पास कर लिया, BA कर लिया, लेकिन उसके लिए चपरासी की भी नौकरी नहीं है, लेकिन उसकी आपकी कोई चिंता नहीं है। हर महीने के बाद चुनाव होंगे, 5 महीने के बाद चुनाव होंगे, तब खुद घर घर जाकर करके चर्चा होगी कि लालू का लड़का बनेगा या फिर बीजेपी बनेगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में आयोजित शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह में शामिल हुए। सम्राट चौधरी की ओर इशारा किया और उन्हें खड़ा होने का आदेश दे दिया। बिना देर किए सम्राट चौधरी ने कुर्सी छोड़ दिया। उनके साथ बैठे बाकी लोग भी खड़े हो गए। इसके बाद ग्राउंड में नीतीश जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। जी हाँ, भाषण के बीच में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों की पार्टी के में डिप्टी CM भी आ गए हैं, खड़ा होइए। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को इशारा करते हुए खड़ा होने को कहा। इसके बाद उनके आसपास बैठे सभी मंत्री, सांसद समेत सभी लोग खड़े हो गए। जब मंच के सामने भाषण सुनने आए लोगों ने जमकर के तालियां बजाई। फिर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले दुनिया एक ही न था, अब दरभंगा से अलग हो गया। इसके बाद नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे।